हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश आपके सामने लेके आ गया हूँ अपना वीडियो। इस लास्ट वीडियो में जैसे हमने बिल ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अपनी एक सीरीज चल रही थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाती है। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाने के लिए आज आपको स्टार्टिंग से एंट्री करना सिखाऊंगा। मान लीजिए अपन ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कोई कंपनी खोल दी है, हम अपन एक फैक्ट्री लगा चुके हैं। तो जब आपको पता है कोई भी नया बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है ना, सबसे पहले जरूरत होती है कैपिटल की। तो हम लोग आपकी मैं टाइम बचाने के चक्कर में अपने कैपिटल के अंदर ग्रुप के अंदर कुछ मैंने पार्टनर्स क्रिएट कर दिए हैं। सारे लगभग लेजर मैंने क्रिएट कर दिए हैं जो अपन को जरूरत पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए। तो अब हम मैं डायरेक्ट एंट्री पे ही आता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल पार्टनर से लेंगे। तो लक्ष्मी बैंक बोल के मेरे पास एक बैंक का लेजर है जिसके अंदर पार्टनर कैपिटल लगाएंगे। जैसे 1 करोड़ लगा दी लक्ष्मी बैंक के अंदर कैपिटल, जिसमें राम ने लगा दिया अपना 1 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मी बैंक के अंदर एक और पार्टनर है, उसने भी लगा दिए 1 करोड़ रुपए। इसका नाम है श्याम। तीसरा अपना पार्टनर है मोहन, जिसने भी लक्ष्मी बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा दिए। ये हो गया अपना मोहन। अब अपन की कैपिटल आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, भाई पैसा अपने पास आ गया है तो उस पैसे से हम लोग फिक्स एसेट्स बाय करेंगे। तो जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद ली ऑफिस के लिए जो 1 करोड़ की थी। ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली है राम प्रकाश से। ठीक है। मैंने इसको उधार बिल, इसका बिल नंबर है बिल्डिंग का, जो भी आपका कितना नंबर होता है वो डाल दिया मैंने यहाँ पे, और इससे मैंने बिल्डिंग खरीद ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर्स खरीदेंगे। सीधी सी बात है, अगर ऑफिस है तो कंप्यूटर तो चाहिए। कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मैंने 1,45,000 के खरीद लिए। ये मैंने खरीद लिए कंप्यूटर शॉप से, कुछ भी हो सकती है नाम। इसको मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में रख दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका भी बिल नंबर जो आएगा वेट बिल नंबर। अब जैसे कंप्यूटर बाय किया हम लोगों ने तो उसके ऊपर अपना वेट भी लगेगा। अब अपना इसका 13% वेट लगेगा इस पे। 1,45,000 इंटू 13%, 18,850 रुपए इसका वेट लग गया। और ये मैंने खरीद लिया कंप्यूटर शॉप से। तो मेरा उसका बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे नरेशन में आप उसका डिटेल वगैरह डाल सकते हो, जो भी उसका बिल नंबर है या उसका कुछ भी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर अपन ने परचेज कर लिया। अब अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अपन को लैंड परचेज करनी है। लैंड भी मैंने 1 करोड़ रुपए की फॉर एग्जांपल परचेज कर ली। लैंड मैंने परचेज कर ली 1 करोड़ की। लैंड अपन ने खरीदी है राधे श्याम से। अपन ने लैंड इससे परचेज कर ली। इसका भी लैंड का कितना नंबर वगैरह हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अपनी फिक्स एसेट्स भी परचेज हो गई है। उसके बाद भी छोटे मोटे आइटम है फिक्स एसेट्स में, जैसे प्रिंटर्स हो गए। प्रिंटर्स मैंने खरीद लिया 1,00,000 रुपए के, वो भी मैंने कंप्यूटर शॉप से ही खरीद लिए। प्रिंटर्स में भी अपना वेट लगेगा 13%। तो हम लोग यहाँ पे 1,13%, 1,00,000 का 13% कैलकुलेट कर लेते हैं। 13,000 रुपये हम लोगों ने इसका वेट दे दिया, और ये भी हमने कंप्यूटर शॉप से बाय कर लिया।
यहाँ पे उसका बिल नंबर आ गया। अब अपना प्रिंटर्स भी आ गए, लैंड भी परचेज कर ली, बिल्डिंग भी परचेज कर ली। अब अपन स्टेशनरी परचेज करेंगे। मैं नॉर्मली एंट्रीज एक्चुअली क्या होता है ना, परचेज की हम लोग परचेज के थ्रू भी कर सकते हैं और जेबी के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज कर लूंगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा 1 लाख रुपए का मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। और ये मैंने परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल राम मोहन से। यहाँ पे जो नाम आएगा एक्चुअली हमको वही डालना है। ये भी, इस पे भी अपना वेट, हालांकि इसका वेट तो नहीं मिलता अपन को रिफंड, इसका पे नहीं आता, हम इसका वेट क्लेम करने को कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रिंटिंग का इसमें नहीं होता होगा। चलो कोई ना, मैं इसका वेट ऑन परचेज 13%, वही 13,000 रुपये डाल देता हूँ। ये मैंने राम मोहन से बाय कर लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिल नंबर इसका 8 दे दिया। ये अपने होंगे, स्टेशनरी भी अपने पास आ गई, फिक्स एसेट्स भी अपनी बुक हो गई, कैपिटल भी बुक हो गए। अब अपन को क्या करना है, जैसे मान लीजिए अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अपने पास फंड सुफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग उस केस के अंदर क्या करेंगे, लोन भी ले सकते हैं। लोन किससे लेंगे, लोन अपना 2 टाइप का होता है, एक तो डायरेक्टर पर्सनल लोन होता है और एक बैंक के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर तो ऑलरेडी अपने पास कैपिटल लगा चुका है, तो कुछ हम बैंक से लोन ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैंक लोन इसको डाल देंगे करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में अपना बैंक लोन डाल दिया। अपन ने 1 करोड़ का बैंक का लोन ले लिया, 10 लाख का ले लेते हैं ना, मान लेते हैं। तो 10 लाख का अपन ने मान लीजिए सनराइज बैंक से लोन ले लिया। सनराइज बैंक से अपन ने लोन लेके इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। इस सनराइज बैंक को अपन डाल देंगे ओडी अकाउंट में। बाकी अकाउंट नंबर वगैरह तो आप डाल ही सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने लोन भी ले लिया है। अब सीधी सी बात है, लोन अपन ने ले लिया है, बिल्डिंग और फिक्स एसेट्स भी बाय कर लिए, ऑफिस के फिक्स एसेट्स भी बाय कर लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हम लोगों ने बाय कर लिए है ना। तो अब अपन काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे। अपना फैक्ट्री लग चुका है मान लेते हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, परचेज के अंदर हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर अपना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सप्लायर के इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। अब अपना सप्लायर, पहला सप्लायर हो गया राजीव, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को इसको यस करना है। और इस यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब ये राजीव मान लीजिए आपको 30 दिन के लिए उधार दे रहा है, ठीक है। तो अपन ने इसकी 30 दिन वैलिडिटी डाल दी, 30 दिन तक इसका पेमेंट करना। अब यहाँ पे अपन को एक परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम अपन को फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो लेजर अपन क्रिएट करेंगे वो लेजर और इन्वेंट्री स्टॉक आइटम जो लेजर से रिलेटेड रहेगा, परचेज लेजर से रिलेटेड, उसको अपन को एवरी टाइम इक्वल बैलेंस मिलना पड़ेगा। लेजर वैल्यू और स्टॉक वैल्यू का जो बैलेंस रहेगा वो मैच होना पड़ेगा, अदरवाइज अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए अपनी क्लिंकर का अकाउंटिंग करूंगा, मैं क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अपना, सीमेंट की अकाउंटिंग इसके बाद में आएगी, पहले हम क्लिंकर तक पहुंचेंगे। बॉक्साइड मैंने इससे परचेज किया है, इसको मैं परचेज अकाउंट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ बॉक्साइड वो मैंने डाल दिया। अपन ने इससे ले लिया 1000 टन बॉक्साइड परचेज कर लिया, जिसकी रेट हो गई 500 रुपए टन के हिसाब से 5 लाख रुपए। यहाँ पे अपन वेट ऑन सेल्स डालेंगे
वेट ऑन सेल्स अपन का वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दीजिए। ऑन टोटल सेल्स वैल्यू, ठीक है। टैक्स बेसिस आइटम अपन इसमें शायद टैक्स बेसिस आइटम ही होना चाहिए, नहीं आया टैक्स बेसिस आइटम पे इसने कैलकुलेट नहीं किया। ऑन इसमें वो ऑन वाला ही चलेगा। ऑन टोटल सेल्स पे अपन ने इसको डाल दिया। राउंडिंग मेथड आप चाहो तो 0 रख सकते हो। तो 65,000 रुपये इसका वेट कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे उसका बिल नंबर हो गया, डिटेल डाल के हम लोग बॉक्साइट परचेज कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, और रॉ मटेरियल दूसरा मेरा है, उसका लेजर मेरे को क्रिएट करना है। ये भी मान लीजिए मैं राजीव से ही परचेज कर रहा हूँ, डिफरेंट हो सकता है लेकिन मैं राजीव से ही परचेज करूंगा। राजीव सब कुछ रखता है मेरे केस में। अपन के केस में बाकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग में हो सकता है 3-4 अलग डिफरेंट बायर सप्लायर्स हो जो हमको अलग अलग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे केस में मैं राजीव से ही परचेज कर रहा हूँ। सेकंड में राजीव से परचेज करता हूँ लाइम स्टोन। ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये लेजर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट अगर रॉ मटेरियल को खरीद परचेज करेंगे तो आपका इन्वेंट्री और पीएल में वो डिफरेंस आ जाएगा, इन्वेंट्री और लेजर्स में। तो आपको मान के चलिए ये जो भी आप परचेज करेंगे ये आपका इसका बैलेंस और आपके स्टॉक आइटम का बैलेंस मैच होना ही पड़ेगा। तो मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है लाइम स्टोन। मैं 1000 टन इससे बाई किया, उसकी रेट भी मान लेता हूं मैं 500 रुपए। वेट ऑन सेल्स इस पे लगा देते 13%। लाइम स्टोन भी अपना बाई हो गया, बॉक्साइट बाई हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, रेड क्ले और परचेज करेंगे। ये भी मैं राजीव से ही कर लेता हूं। तो रेड क्ले परचेज, इसको परचेज के अंदर ही रखेंगे। तो इसमें मैंने परचेज कर लिया रेड क्ले। ये भी मैंने 1000 टन परचेज कर लिया है 500 रुपए की रेट से। वेट ऑन सेल्स सीधी सी बात है, लगेगा ही लगेगा। लोकल नेपाल से अगर बाई कर रहे तो बगैर वेट बिल के तो कोई सामान आएगा ही नहीं। ये मैंने बाई कर लिया। अब अपने पास बॉक्साइट आ गया, लाइम स्टोन आ गया, रेड क्ले आ गया। 3 मेन इंपॉर्टेंट अपने पास चीजें आ गई है। अब फोर्थ तो अपना रॉ मटेरियल जो रहेगा वो अपन राजीव से परचेज क्या करेंगे, उसके लेजर क्रिएट कर देते हैं। आयरन और इसको भी परचेज अकाउंट में रख के कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देंगे। आयरन और मैंने इससे परचेज कर लिया। ये भी मैंने 1000 टन परचेज किया 500 रुपए की रेट से। और वेट ऑन सेल्स इस पे मैंने 13% लगा दिया। ठीक है, अब अपना रॉ मटेरियल सारा परचेज हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, अपना प्लांट स्टार्ट हो चुका है, अपन ने सारा बुकिंग कर दिया। अब अपन कुछ ऑफिस के अंदर वापस आते हैं, महीना खत्म हो चुका है। तो अपन लोगों को क्या करनी पड़ेगी, स्टाफ लोगों की सैलरी शीट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग पहले स्टाफ लोगों की सैलरी जमा करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करके अपन जनरल वाउचर एंट्री करेंगे, जिसमें सैलरी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए, जो कौन कौन है अपने स्टाफ, जैसे राजेश सैलरी है, अकाउंटेंट अपन ने रखा है, इसका मैंने सैलरी जमा खर्च कर दिया। इसका सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए है। उसके बाद सेकंड अपना ऑफिस पियोन हो गया, ऑफिस बॉय, इसको भी हम स्टाफ एडवांस में रखेंगे। ये अपना करंट एसेट्स में है, क्योंकि एम्प्लॉय आपका जो भी होता है ना वो आपकी कंपनी की एसेट्स होता है, ना कि लाइबिलिटीज। तो अपन इसको भी करंट एसेट्स में ही रखेंगे, स्टाफ एडवांस के ग्रुप को। ठीक है, 50,000 मैंने इसका जमा खर्च कर लिया। सॉरी, हम पियोन की सैलरी 20,000 रखते हैं अपन, 20,000 हो गया। और एक ऑफिस रनर हो गया, जो अपने बैंकिंग वगैरह का काम करता है। ये अपना स्टाफ हो गया, इसको भी मैं 30,000 रुपये मान लीजिए पेमेंट करता हूँ। ये अपना इनका सैलरी बुकिंग हो गया। अब नेपाल के अंदर सैलरी के अंदर सीधा सा फंडा होता है, इसमें पीएफ भी कटता है, ग्रेजुटी भी कटता है, और उसके बाद एम्प्लॉय लोगों को
DA वगैरह, होम अलाउंस वगैरह वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। उसकी एक सैलरी शीट बनती है। तो जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि एम्प्लॉय लोगों की प्रॉपर सैलरी शीट कैसे बनी जाती है, उनका PF कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उनके डेली अलाउंस, होम अलाउंस वो कैसे किया जाता है नेपाल रूल, फाइनेंस रूल के हिसाब से, वो हम आगे समझते जाएंगे। अभी मैं आपको सिंपल प्रोसेस में समझा रहा हूँ, इसीलिए ये ज्यादा नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन ने सैलरी क्रिएट कर दी, अब से स्टाफ लोगों को पेमेंट भी करना है। तो अब मैंने क्या किया, कैश से राजेश को सैलरी पेमेंट कर दी 50,000 रुपए। अपना केस माइनस में जा रहा है, लेकिन मेरे केस में क्या होगा, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास केस अवेलेबल है, नहीं तो अपन को केस रिसीव दिखाना पड़ता है। बैंक से विड्रॉ कर लेंगे बाद में जितना अपना केस माइनस में जाएगा सेम डेट के अंदर, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद ऑफिस बॉय को भी मैंने सैलरी दे दी। आपको जमा खर्च तो करते जाना ही पड़ेगा। अगर जमा खर्च नहीं करेंगे आप लोग तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एम्प्लॉय लोगों का एडवांस का हिसाब मिलाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैंने प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम फेस की है। जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लोगों का जमा खर्च सैलरी का नहीं होता, इसे प्रॉपर सैलरी का खर्चा मंथ एंड में आपका बेयर नहीं होता है, बुकिंग नहीं होता है एक्चुअली। तो इसलिए अपन लोगों को सैलरी का जमा खर्च करके फिर उनको पेमेंट दिखाना। डायरेक्ट हम उनको पेमेंट दिखाएंगे तो उनके लेजर में डेबिट बैलेंस आएगा। इट्स मीन यह होता है कि उस लोगों को हम लोग एडवांस दे चुके हैं, जबकि प्रैक्टिकल रूप से उनको एडवांस नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉय लोगों की सैलरी बुक होके ही होती है। अब मैं रनर को भी सैलरी पेमेंट कर देता हूँ। ऑफिस रनर जो है उसको मैंने सैलरी पेमेंट कर दिया है। इस केस में मैंने इसका 30,000 रुपये पेमेंट था, 30,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया, तो इसका लेजर भी अपना नील हो गया। अब अपना 1,00,000 रुपये बैलेंस माइनस में जा रहा है, तो अपन कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। मेरे पास कैश बैलेंस है, लक्ष्मी बैंक से मैंने क्या किया, पैसा निकाला, 10 लाख रुपए निकाल लिए। अब मेरे पास कैश बैलेंस अवेलेबल पड़ा है। अब अपन क्या करेंगे, ये अपना हो गया, सैलरी का काम भी खत्म। अपन ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, फिक्स एसेट्स बुक कर ली, स्टाफ लोगों के खर्चे बुक हो गए, और अपन अब चलते हैं फैक्ट्री साइड में। तो फैक्ट्री साइड में फैक्ट्री की टीम होती है, फैक्ट्री के जो बंदे होते हैं उनके लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, फैक्ट्री के लेबर जो होते हैं उनके लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, फिक्स लेबर होते हैं, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं उनका बिलिंग आता है, जो कंपनी की तरफ से फिक्स लेबर दिए जाते हैं उनका मंथली सैलरी होता है। और बाकी एम्प्लॉय लोगों के जो वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर रहते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, तो उनके लिए रहने का वगैरह वो होता है। तो वो सब अकाउंटिंग हम लोग आगे सीखते जाएंगे, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे लेजर वगैरह क्रिएट करने नहीं होते हैं, ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होते हैं, बिलिंग आपके पास आती है, उस हिसाब से बुकिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, अब अपन चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री जो होती है अपनी, वो होती है अपनी उसमें इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर। तो इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर अपन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग एंट्री की जाती है। यहाँ पे आप स्टॉक जर्नल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की जाती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, दो टाइप की स्टॉक जर्नल होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल होती है और एक स्टॉक जर्नल होती है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में क्या होता है ना, अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, और स्टॉक जर्नल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सप्लीमेंट होता है वो यूज किया जाता है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मेरा जैसे मैंने लाइमस्टोन बुक परचेज किया था, तो मैं यहाँ पे BOM सेट करूंगा। BOM सेट करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से अपना लाइमस्टोन जो है उसको कंजप्शन दिखाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लाइमस्टोन 100 टन मैंने कंजप्शन दिखाया 500 रुपए की रेट से 50,000 का, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, कंट्रोल एंटर करके BOM को एक्टिवेट कर देते हैं। बिल ऑफ मटेरियल कंपाउंड डिटेल है ना ये, तो इसको अपन यस कर देते हैं और इसमें अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अपना जैसे सीधी सी बात है, अब अपन को मास्टर लेजर क्रिएट करना है। जो अपना BOM, मान लीजिए मेरा लाइमस्टोन से क्या बनेगा, लाइमस्टोन से मेरा पहले क्रश होगा, वो कर्सर में जाएगा। क्लिंकर प्लांट के अंदर क्या होता है ना, कोई भी रॉ मटेरियल पहले आपका ग्राइंडिंग होता है, कर्स होता है, कर्स होने के बाद में उसको
किलन बोल के एक अपना प्लांट होता है जिसके अंदर क्लिंकर को 1300 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करके उसका क्लिंकर बनाया जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले वो फिनिश प्रोडक्ट जो अपना रॉ मटेरियल से अपना सप्लीमेंट प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो क्लिंकर के लिए फिनिश प्रोडक्ट का काम करेगा, उसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं ना। जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम क्रिएट, मैंने यहाँ पे लाइमस्टोन से मेरा क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है लाइमस्टोन क्रश होगा तो क्रश लाइमस्टोन बनेगा। अब होगा क्या, क्रश लाइमस्टोन मेरा बन गया, इसको मैं रख देता हूं प्राइमरी में। क्रश लाइमस्टोन अपना प्राइमरी में हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, वहीं पे एक अपन को वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। इससे पहले अपन लोगों को एक अकाउंटिंग वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम जाएंगे और अपना क्रिएट करेंगे नया वाउचर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में। क्रश लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है ना। ये अपनी होगी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको ध्यान रखना, आपको स्टॉक जर्नल के अंदर इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। और बिलिंग इसका ऑटोमेटिक रख दीजिए। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आपका कोई मतलब ही नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को इसको यस करना है, ठीक है। ये अपना हो गया काम खत्म, वाउचर टाइप भी अपना क्रिएट हो गया है। तो अपन अब स्टॉक आइटम जो क्रिएट कर रहे थे वो अपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट कंपोनेंट BOM बोल के आ रहा है, इसको मैं कर देता हूं यस। तो BOM में क्या होगा, तो सबसे पहले अपना ये प्रोडक्ट हो गया क्रश लाइमस्टोन। ठीक है। अब अपन को 1 टन क्रश लाइमस्टोन बनाने के लिए कितना टन लाइमस्टोन लगता है। फॉर एग्जांपल मेरा 1 टन बनाने के लिए मेरा 1 टन ही लाइमस्टोन लगता है, तो मैंने इसको डाल के एक्सेप्ट करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रश लाइमस्टोन मैन्युफैक्चरिंग बोल के अपने पास में एक लेजर आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगा सबसे पहले मेरा क्रश लाइमस्टोन, मुझे बनाना 1 टन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 टन के अंदर लाइमस्टोन आपका 1 टन कंजप्शन दिखा रहा है। अगर अपन इसकी जगह पर अगर 50 टन ले लेंगे तो अपना उस हिसाब से 50 टन के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। ये मैंने एक्चुअली BOM यूज किया है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में वो देखा होगा BOM। अगर फिर भी आप लोगों को BOM कैसे क्रिएट करना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसका मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, जो आपको बेटर समझ में आएगा। अब इसमें क्या होती है, अपनी लेबर कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, क्योंकि ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। लेबर कॉस्ट आप चाहो तो परसेंटेज में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो वैल्यू में भी डाल सकते हो। मेरे केस में मैं भी डाल देता हूँ वैल्यू में। मेरी 1000 लेबर कॉस्ट लगती है 1 टन क्लिंकर बनाने में। अब मैंने क्या किया, क्रश लाइमस्टोन आपका प्रोडक्शन कर लिया, क्लिंकर को क्रश करवा के क्रश लाइमस्टोन प्रोडक्शन कर लिया। अब अपना मेन पार्ट आता है जो है अपना क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो सीधी सी बात है, क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी अपन को BOM सेट करना पड़ेगा। तो वही फंडा है, स्टॉक आइटम में जाएंगे और अपना जो मेन फिनिश प्रोडक्ट है क्लिंकर, उसके अंदर हम BOM सेट कर देंगे। तो इसके लिए मैंने आपका टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को 1 टन क्लिंकर बनाना, तो उसके लिए मेरे को 1 टन क्रश लाइमस्टोन यूज होगा, नॉट लाइमस्टोन। गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लाइमस्टोन को ऑलरेडी क्रश कर चुके हैं। तो ये अपना क्रश लाइमस्टोन 1 टन यूज हो गया। उसके बाद अपना आता बॉक्साइट भी मेरे केस में 1 टन यूज होता है।
बॉक्साइट भी मैंने 1 टन यूज कर लिया। उसके बाद आयरन ओर आता है, आयरन ओर भी मैंने 1 टन यूज कर लिया। रेड क्ले आता है, रेड क्ले भी मैंने 1 टन यूज कर लिया। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये अपना BOM क्लिंकर का भी सेट हो गया। इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिंकर प्रोडक्शन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 टन क्लिंकर प्रोडक्शन कर दिया, तो उस केस में मेरा 1000 टन आपका 1000 टन ज्यादा हो गया, सॉरी माइनस में जाएगा। तो मैंने इस केस में अपना फॉर एग्जांपल 100 टन क्लिंकर प्रोड्यूस कर लिया, तो उस हिसाब से 100 टन मेरा रॉ मटेरियल सारा कंज्यूम हो गया। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में सेट किया हुआ था। इसके अंदर मेरी लेबर कॉस्ट भी लगती है। लेबर कॉस्ट मान लेता हूं मैं 1000 रुपए पर टन के हिसाब से लेबर कॉस्ट मेरी लग गई। अब अपना क्लिंकर प्रोडक्शन हो गया, रॉ मटेरियल हम लोगों ने बाय कर लिया। यहाँ तक अपना एक काम खत्म हो गया है। मोटा मोटी हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिए, क्लिंकर अपना प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद खर्चे सारे हम लोगों ने बुकिंग कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास में फिनिश प्रोडक्ट आ चुका है फ्रेंड्स। अब अपन जाएंगे सेल वाली प्रोसेस में। तो सेल वाली प्रोसेस के अंदर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना माल अब बेचना शुरू करेंगे। तो माल बेचना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, वो एंट्री होगी अपनी सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में अगर अपनी एंट्री होगी वो, तो अपन जाते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे कोई सब बायर क्रिएट कर दिया, जैसे नवीन नाम का मेरा एक बायर है जो मेरे से क्लिंकर लेता है, नवीन क्लिंकर बायर। इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स में। ठीक है। अब अपन को क्लिंकर सेल्स का भी एक लेजर खोलना पड़ेगा। क्लिंकर सेल्स का भी हम लोगों ने एक लेजर खोल दिया है फ्रेंड्स। तो अब अपन क्या करेंगे, क्लिंकर सेल वाले लेजर को सन्ड्री डेटर्स में पर सन्ड्री सेल्स में रख देंगे। सेल्स अकाउंट के अंदर ही आ गया क्लिंकर सेल का लेजर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे मान लीजिए नवीन है, तो अब नवीन को हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, जैसे क्लिंकर सेल कर रहे हैं। कितना टन, 10 टन नवीन ने ले लिया, उसका रेट मान लेते हैं अपन 1000 रुपए पर टन के हिसाब से इसने खरीद लिया। यहाँ पे हम लोग वेट ऑन सेल्स भी डाल देंगे 13%, और उसका बिल नंबर जो होगा वो इसमें आ जाएगा। ये अपना हो गया क्लिंकर का सेल एंट्री। अब अपन करेंगे सेल एंट्री होने के बाद में 2-3 सप्लायर लोग और हैं जिनसे हमने सामान खरीद लिया है। अब अपन उन लोगों को पेमेंट करेंगे। सेल का एंट्री करने के बाद में सप्लायर लोगों को पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक से पेमेंट करना अपन को कंपलसरी है। कैश से पेमेंट तो होगा नहीं, तो इसके लिए अपन का सप्लायर कौन कौन से थे, जो अपना जिन लोगों से अपन ने सामान खरीदा है। तो मेरे केस के अंदर जो सप्लायर थे वो राम प्रकाश से तो अपन ने लैंड खरीदा था, तो मेरे केस में सप्लायर हो गया ट्रायल में जाके देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर में मेरे पास में सप्लायर है राजीव से मैंने सामान खरीदा था, तो मैं राजीव को पेमेंट करूंगा। राजीव को मैंने 22,60,000 रुपए ये अपना पेमेंट कर दिए सारे रॉ मटेरियल का, जिससे उससे क्या क्या सामान आया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसकी एजिंग रिपोर्ट आ रही है। मैंने उसके बिल टू बिल एडजस्ट कर दिए और पेमेंट कर दिया लक्ष्मी बैंक से। इसको नरेशन में आपका चेक नंबर वगैरह जो भी है वो आप डाल सकते हो। 30 दिन हो गए, मैं मान के चलता हूँ 30 दिन के अंदर मैंने उसका पेमेंट क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स ये अपना हो गया, पेमेंट भी क्लियर हो गया। अब अपन को क्या करना है सर आगे दोस्तों, कि ये अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैं ये मान के चलता हूं तो मेरा सारा लगभग काम कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अपना ये ट्रायल बैलेंस है जिसमें मैंने ये सारा एंट्रीज
आ चुका है। जो अपना कैपिटल आ गया है, लोन आ गया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गए, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारा अपने पास आ चुका है। और उसके बाद परचेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरा ट्रायल भी कंप्लीट हो गया। अब अपना सेकंड प्रोसेस रहेगा, जिनसे सेल किया है हम लोगों ने माल, जिनको सेल किया है उनसे पेमेंट आएगा। पेमेंट आएगा तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, जैसे मेरे केस में मैंने नवीन को माल बेचा था, नवीन को मैंने 11,300 का माल बेचा था, उसने मेरे को पेमेंट कर दिया। तो मेरे पेमेंट आने के केस में मेरा बैंक में पेमेंट आएगा। मैंने लक्ष्मी बैंक में पैसा मंगवा लिया, और पैसा किससे आया, नवीन से। नवीन को मैंने क्रेडिट कर दिया, उसका जो बिल था एजिंग रिपोर्ट में एडजस्ट होके नील हो गया। अब अपना दोस्तों ये तो हो गया एक काम खत्म। ये सिंपल प्रोसेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें आती है, तो जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे वैसे वैसे ये चीजें सामने आएगी अपन के। तो अब इस प्रकार से हमारी क्लिंकर अकाउंटिंग फिनिश हो जाती है। उसके बाद हम दोस्त क्या करेंगे कि अपन अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जाएंगे। तो क्लिंकर से अपना, क्लिंकर बोलने से क्या हो गया, सीमेंट का मेन रॉ मेटेरियल हो गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट कर लिया है, प्रोडक्शन कर लिया है जिसका हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सीमेंट के लिए और अपन को क्या चाहिए, जैसे सीमेंट के अंदर पैकेजिंग आइटम आते हैं, जैसे पैकेजिंग बैग होते हैं जिसमें सीमेंट पैक की जाती है। सबसे पहले हम वो क्या करेंगे, बैग अपन परचेज करेंगे। ठीक है, तो बैग परचेज करने के लिए हम लोगों को यहीं से अपने कीबोर्ड से टैली के अंदर F9 प्रेस करना, जो परचेज वाउचर में आ जाएगा। इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर का नाम हम लोग रख देते हैं जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम राजाराम। इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में ही रख लेते हैं। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री मेंटेन बिल डिटेल हम लोग यस रखेंगे, और इसको ऐसे करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ में, ऑल्ट सी करेंगे। बैग्स परचेज बोल के हम लोग परचेज अकाउंट के अंदर एक लेजर खोलेंगे। परचेज में एक लेजर खोल दिया। अब अपन को आइटम भी क्रिएट करना है। आइटम के अंदर अपन का आ जाएगा सीमेंट बैग्स, अंडर इसको रख देंगे प्राइमरी में। और सीमेंट बैग्स की जो होती है ना नंबर ऑफ ये सिंबल्स, वो हम रख देंगे PCS। पीस के अंदर हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग सेट नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड रेट भी इसका कुछ नहीं होगा। तो बैग्स अपन ने फॉर एग्जांपल 1,000 बैग परचेज कर लिए 18 रुपए के हिसाब से पर बैग, 18,000 रुपए के हम लोगों ने बैग परचेज कर लिए। अब सेकंड सीमेंट बनाने के लिए अपन को चाहिए, फर्स्ट रॉ मेटेरियल हो गया अपना क्लिंकर, सेकंड पैकेजिंग के लिए हो गया बैग्स, थर्ड हम लोग क्लिंकर के साथ में क्या मिक्स करते तब सीमेंट बनती है, उसके अंदर हम लोग मिक्स करेंगे जिप्सम। तो जिप्सम के लिए हम लोग एक और क्रेडिटर से बाय करते हैं जिसका नाम हो गया राजा जिप्सम सप्लायर्स। इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रख देंगे। इसका भी मेंटेन बिल डिटेल यस कर देंगे, और यहां से कंट्रोल ले करके पेस्ट कर इसको सेव कर लेंगे। सेकंड आपने इससे जिप्सम परचेज कर रहे तो जिप्सम का भी हम लोगों को परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। जिप्सम परचेज बोल के एक लेजर है, वो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। इसको हम लोग रख देंगे परचेज अकाउंट में। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा जिप्सम। इसको हम लोग प्राइमरी में रख देंगे, और ये अपन के अंदर आएगा टन में। जिप्सम भी अपने पास आ गया। अपन ने 1,000 टन क्वांटिटी बाय कर ली। इसका रेट हम लगा देते हैं 700 रुपए, और इसमें वेट ऑन परचेज 13% वेट लग के अपना
जिप्सम आ गया। फ्रेंड्स इसी प्रकार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग मटेरियल में मेरा यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने यहाँ पे बैग्स परचेज किया, इस पे भी अपना वेट ऑन परचेज लगेगा 13%। ठीक है, अपना ये भी हो गया, बैग्स भी हम लोगों ने परचेज कर लिया और जिप्सम भी परचेज कर लिया। अब एक आइटम आता है स्लैग, जो भी सीमेंट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम सुभाष स्लैग सप्लायर्स, इसको भी हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रख देंगे। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस कर देंगे और यहाँ पे एक परचेज लेजर क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स स्लैग का, स्लैग परचेज के नाम से, और इसको हम लोग रख देंगे परचेज अकाउंट में। यहाँ तक अपना काम हो गया। अब अपन यहाँ पे एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं स्लैग, इसको हम लोग प्राइमरी में रखेंगे। स्लैग भी अपना आएगा टन में, और यहाँ पे आ गया वह 1000 टन हम लोगों ने बाई किया, इसका रेट 215 रुपए पर टन के हिसाब से हम लोगों ने खरीद लिया, और इसमें वेट ऑन परचेज भी मेंशन कर दिया 13% के हिसाब से। यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया। तो अब अपन ने सीमेंट के लिए बैग्स परचेज कर लिए, जिप्सम भी परचेज कर लिया, स्लैग भी परचेज कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को वही सेम टू सेम बीओएम प्रोसेस जो अपन ने किया था, उसी हिसाब से हम लोगों को इसका बीओएम क्रिएट करना पड़ेगा। सीमेंट एक बैग बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे, ताकि अपन को फ्यूचर में जब भी हम लोग एक से ज्यादा बैग्स बनाए तो ऑटोमेटिक उसका फॉर्मूले के हिसाब से रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे सीमेंट बोल के। अब सीमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी होती है, जैसे नेपाल के अंदर ओपीसी होती है, पीएससी होती है, तो इस हिसाब से वो क्वालिटी के हिसाब से बनती है। लेकिन मैं नॉर्मल आपको सीमेंट रख देता हूँ, सीमेंट बैग्स, सीमेंट में रख देता हूँ रॉ मटेरियल, क्योंकि अपन यहाँ पे क्वांटिटी पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सब हर टाइप की सीमेंट नेपाल में बनती है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का अपन बैग्स में रखेंगे। इसका यूनिट हम बैग में रखेंगे। अब इसके लिए अपन को बीओएम सेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बीओएम सेट करने के लिए अपने यहीं पे सेम प्रोसेस, सेंट कंपोनेंट ऑफ बीओएम को हम यस करेंगे, और यहाँ पे अपना आ जाएगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और एक बैग हम अगर बनाते हैं तो उसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए। तो सर दोस्तों एक बात समझ लीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर लाइमस्टोन से क्रश लाइमस्टोन बना दिया, तो मान के चलिए अपना लाइमस्टोन जो रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। अब उस लाइमस्टोन से हम लोगों ने क्रश लाइमस्टोन बना दिया। अब क्रश लाइमस्टोन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, रेड क्ले, आयरन और बॉक्साइड, इन तीनों से मिलके अपन को एक रोमिक्स बनाना पड़ेगा। हमने रोमिक्स नहीं बनाया अभी, सबसे पहले रोमिक्स बनेगा, क्योंकि हम लोग सीधा जिप्सम के साथ में रेड क्ले, आयरन और बॉक्साइड नहीं मिला सकते। अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रश लाइमस्टोन, रेड क्ले, आयरन और बॉक्साइड, इन चारों का मिक्सचर को ग्राइंड करके उसका एक रोमिक्स बनेगा, जो क्लिंकर के लिए, ये सीमेंट के लिए यूज होगा। उस मिक्सचर को हम सीमेंट में यूज करेंगे, ना कि डायरेक्ट इस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले जाना पड़ेगा, ये अपन ने बीओएम तो सेट बाद में करेंगे, इसका पहले अपन को एक काम करना पड़ेगा, एक रोमिक्स बनाने की प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे स्टॉक जनरल में आ चुके हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, जैसे क्रश लाइमस्टोन हो गया, क्रश लाइमस्टोन में 1 टन यूज करता हूं। आई थिंक रोमिक्स में मेरा बन गया है। 1 मिनट, हम लोग स्टॉक आइटम में देख लेते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक आइटम, रोमिक्स अपन ने नहीं बनाया है। रोमिक्स
रोमिक्स हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से लाइमस्टोन को कंजप्शन दिखाया, 1000 टन खरीदा, उसमें से 50 कंजप्शन हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में 9 टन पड़ा है अभी भी। तो क्रश लाइमस्टोन अपने पास में आ गया 50 टन कंजप्शन हो गए, आउटवर्ड हुआ 50 टन लाइमस्टोन, क्रश लाइमस्टोन इसमें आ गया 50 टन। तो मेरे पास 50 टन स्टॉक में पड़ा है क्रश लाइमस्टोन, ओके। और बाकी अपना रॉ मटेरियल पड़ा है। तो अपन अब रोमिक्स बना लेते हैं। रोमिक्स बनाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंजप्शन किया क्रश लाइमस्टोन, $50 टन, और रेड क्ले मैंने कंज्यूम किया 100 टन, आयरन और मैंने कंज्यूम किया 150 टन, और बॉक्साइड मैंने कंज्यूम किया 100 टन। इससे अपन को मिल गया रोमिक्स। रोमिक्स इससे अपन को मिल गया। रोमिक्स की क्वांटिटी भी हम लोग टन में सेट कर देंगे। रोमिक्स माल लेते हैं अपन को, इसमें 400 टन माल कंज्यूम हो गया, रोमिक्स मिल गया अपन को 395 टन। तो इसकी रेट अपने स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से जो भी बाय डिफॉल्ट रेट आएगी वो यहाँ पे रेट हम लोग डाल देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसकी रोमिक्स की रेट डाल देता हूँ 650 रुपए। एक्चुअली इस डाटा पे आप मत जाएगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हो सकता है सीमेंट और क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो उन लोगों को लगेगा भाई कि जैसे नॉर्मली सीमेंट के अंदर क्या होता है 80% अपना लाइमस्टोन यूज होता है, बाकी अदर जो होते हैं वो सारे कम यूज होते हैं, रिमेनिंग 20% में बाकी अदर्स यूज होते हैं। तो फिगर पे मत जाइएगा, मेरा कंसेप्ट यही है, मैं आपको ये सिर्फ अकाउंटिंग समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग कैसे होती है। डाटा ऑलरेडी आपके पास में जो प्रोडक्शन रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे आप लोग प्रिपेयर करोगे इस अकाउंटिंग को। लेकिन मान के चलिए फ्रेंड, ये प्रोसेस सेम वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आपको लाइमस्टोन से क्रश लाइमस्टोन बनाना ही पड़ेगा, और क्रश लाइमस्टोन के साथ रेड क्ले, आयरन और बॉक्साइट मिला के आप लोगों को कंजम्पशन दिखाना ही पड़ेगा। और ये दिखाने के बाद उन सब चारों चीजों को मिला के आपको रोमिक्स बनाना ही पड़ेगा। रोमिक्स को फिर हम लोग जिप्सम और स्लैग के साथ मिलकर सीमेंट प्रोडक्शन करेंगे। इतनी तक आपका आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वापस सेम वही बीओएम सेट कर देते हैं। तो बीओएम सेट करने के लिए सबसे पहले एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, सीमेंट। इसको मैं प्राइमरी में रख देता हूं, इसकी क्वांटिटी में बैग्स में रख देता हूं, सॉरी। सेंट कंपोनेंट ऑफ बीओएम को मैं यस करके आगे बढ़ता हूं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज फ्रेंड्स इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसके लिए अपन ने एक बैग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए रोमिक्स। एक बैग बनाने के लिए मान के चलिए मेरे को चाहिए 1 टन, सॉरी पॉइंट, और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ना पॉइंट। इसमें मान लीजिए अपन को चाहिए 12 किलो चाहिए। ये एक्चुअली डेसिमल में मैंने किया नहीं है, इसलिए आपका आएगा नहीं। 1 टन ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 टन हम लोग मान लेते हैं। एक्चुअली इतना लगता नहीं कि एक बैग में 1 टन तो कहां से लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से आप समझ लीजिए। इसका मैं फिगर पे नहीं जाऊंगा, मैंने ये गलती कर दिया था, इसको डेसिमल में लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैंने लिया नहीं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अपन अकाउंटिंग समझ लेते हैं। 1 टन मेरा रोमिक्स लग गया। रोमिक्स के साथ में मेरे को जिप्सम कंजप्शन दिखाना है, वो भी मैं 1 टन दिखा दूंगा, और जिप्सम के साथ में मेरे को स्लैग भी दिखाना है, वो भी 1 दिखा दूंगा। उसके साथ में मेरा हो गया बैग्स मेरा इसमें आया नहीं है, तो यहां पे मैं कर लेता हूं क्रिएट बैग्स। हम लोगों ने परचेज भी किए थे बैग्स आई थिंक। बैग्स अपन ने परचेज किए थे।
एनीवेज यहीं पे क्रिएट कर देते हैं। बैग्स को प्राइमरी में रख के इसको कर देते हैं पीस में। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक सीमेंट का पीस बनाने के लिए एक बैग्स भी कंजप्शन दिखा दिया है। अब इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद में अपन इसको स्टैंडर्ड रेट अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे यस करके अपन स्टैंडर्ड रेट भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपना अब ये अपना बीओएम क्रिएट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने के लिए आपको कीबोर्ड के अंदर Alt F7 का की प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तीन चीज दिख गई, एक स्टॉक जनरल है, एक आपका क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग है और एक आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब मान के चलिए जैसे अपन लोगों ने क्लिंकर मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक जनरल बनाया था ना, वैसे ही अपन को क्या करना पड़ेगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्रिएट कर देते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक वाउचर टाइप हो गई है। इसको हम लोग रखेंगे स्टॉक जनरल में और यहाँ पे सबसे लास्ट के अंदर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल है। इस वाले फीचर को भूल के भी आप नो मत रखिएगा, इसको आपको यस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ओनली आपकी स्टॉक जनरल ही खुलेगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जनरल नहीं आएगी, जबकि अपन को मैन्युफैक्चरिंग जनरल ही चाहिए। तो इसके लिए अपन इसको ओके कर देते हैं। अब अपना वाउचर टाइप क्रिएट हो गया है। वाउचर टाइप क्रिएट होने के बाद में हम लोग जाएंगे सेम प्रोसेस में, अपना स्टॉक जनरल के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो स्टॉक जनरल की एंट्री अपनी इन्वेंट्री वाउचर में होती है। इन्वेंट्री वाउचर में जाके हम लोगों ने कीबोर्ड से Alt F7 प्रेस किया। तो अब देखिए अपने यहाँ पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जनरल दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके करूंगा सीमेंट परचेज, सीमेंट प्रोडक्शन करना अपन को। सीमेंट प्रोडक्शन करने के लिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे मेरे रॉ मटेरियल कंजप्शन दिखाने लग गया। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बैग्स कर लेता हूँ। एक बैग के अंदर मेरा ये दिखा दिया कि भाई आपको रॉ मिक्स इतना टन लगेगा, जिप्सम इतना लगेगा, स्लैग इतना लगेगा और बैग एक पीस लगेगा। तो यहाँ पे एक पीस की मेरे 18 रुपए रेट थी। ये करने के बाद में मेरा सीमेंट प्रोडक्शन होता है एक बैग। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बैग की जगह पे 10 बैग करूँ, 20 बैग करूँ, 100 बैग करूँ, 50 बैग करूँ, तो उस हिसाब से मेरा कंजप्शन हो जाएगा रॉ मटेरियल सारा का सारा। इसके साथ भी सेम चीज है, लेबर कॉस्ट इसमें भी लगेगी अपनी। लेबर कॉस्ट को आप परसेंटेज में भी रख सकते हो, वैल्यू में भी रख सकते हो। मैंने 100 रुपए पर बैग के हिसाब से लेबर कॉस्ट पकड़ ली है और इस हिसाब से मैंने सीमेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है। मेरा मेन प्रोडक्ट सीमेंट भी इसमें आ गया है जुड़ के। तो अब क्या करेंगे अपन, सीमेंट भी अपन ने प्रोडक्शन कर लिया है। अब अपन को मेन चीजें, कुछ चीजें ध्यान देनी है। फैक्ट्री के अंदर अगर अपना प्लांट चलेगा तो मान के चलिए उसमें जनरेटर भी होगा, तो जनरेटर का फ्यूल भी कंजप्शन होगा। तो इसके लिए अपन को फ्यूल परचेज भी करना पड़ेगा। जो जो चीजें मेरे को याद आती जा रही है फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्लियर करते जा रहा हूं। तो इसका एक हो सकता है कोई स्टेप आगे पीछे हो जाए, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो मैं बता रहा हूं इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यही काम लगता है। मेन जो मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए एक नेपाल ऑयल बोल के अपन लेजर क्रिएट कर देते हैं, नेपाल ऑयल लिमिटेड बोल के, जिनसे हम लोगों ने फ्यूल परचेज किया। इसको भी हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रख देते हैं। मेंटेन बिल बाइज डिटेल को यस कर देते हैं। एक लेजर ये क्रिएट हो गया। एक अपन को क्रिएट करना है डीजी फ्यूल एक्सपेंसेज। इसको अपन रख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये अपना क्लिंकर और सीमेंट की कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट खर्चे के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने मान लीजिए इसमें इन्वेंट्री वैल्यू को आपको यस करना है, क्योंकि डीजल का भी आपको स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको आइडिया नहीं रहेगा आपके पास एक्चुअल में कितना स्टॉक के अंदर डीजल पड़ा है। तो इसमें इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड कर दी। तो यहाँ पे ये स्टॉक आइटम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई डीजल मेरे को चाहिए। डीजल को मैंने क्या किया, प्राइमरी में रखा और इसकी मैंने रख दी लीटर में क्वांटिटी। लीटर में मैंने इसकी क्वांटिटी रख दी। 1000 लीटर मैंने इससे बाई किया। आज की रेट के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से मैंने इसका
डीजल बाई कर लिया। उसमें वेट लगेगा, वेट ऑन परचेज 13%। वेट ऑन परचेज इसमें भी अपन 13% डाल देते हैं। ये लगेगा अपना टैक्स बेसिस आइटम सेल्स पे। नहीं दिखाया, अपन इसको क्या करेंगे, ऑन टोटल सेल्स के ऊपर डाल देते हैं। इसका ग्रुप कौन सा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 13%। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले इसको उसी बेस में किया था ना, उस टाइम मैंने इसकी सेट नहीं की और बहुत सारा मैंने ट्रांजेक्शन भी कर दिया, इसलिए एक्चुअली ये अल्टर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट अपनी टैली से इसी टाइम यहीं पे इसका 13% के हिसाब से जो वेट आएगा वो अपन डाल देते हैं। अब मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, अपन कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ में, मिस्टेक ना हो बोल के। 1,20,000 इंटू 13%, 15,600 अपना लगेगा इस पे वेट ऑन परचेज, 15,600। और क्रेडिट कर दिया मैंने नेपाल ऑयल को। इसका न्यू रेफरेंस देके यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अब अपन को इसकी डीजल कंजम्पशन हुआ तो खपत हुई है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो अपन इसके लिए डीजी फ्यूल एक्सपेंसेस खर्चा है, पहले इसको एक मिनट मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, F9 वापस परचेज वाले फोल्डर में जाएंगे, परचेज वाले वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे पेज अप करेंगे। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे इस लेजर को अल्टर करना पड़ेगा, इसका नाम रखेंगे हम डीजी फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, ये परचेज रहेगा। डीजी फ्यूल परचेज इसका अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये होने के बाद में अपना ये हो गया मेन चीज खत्म। अब अपना डीजल कंजप्शन भी हो गया, तो ये पूरा का पूरा अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी रख सकते हैं इसको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये अपना खर्चा आ गया, 1,000 का अपन ने फ्यूल ले लिया। अब जैसे जैसे फ्यूल कंजप्शन होगा वैसे अपन को कंजप्शन आगे दिखाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब अपन को क्या करनी पड़ेगी, फैक्ट्री के एम्प्लॉय लोग होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर और एम्प्लॉय, उनकी सैलरी शीट के हिसाब से, उनकी वेजेस शीट के हिसाब से हम लोगों की सैलरी और इसकी वेजेस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इतना करने के बाद में अपना ये अकाउंट फाइनल हो जाएगा। तो आज जैसा मैंने आपको अभी बता दिया है, सबसे पहले हम लोगों ने क्लिंकर का काम किया था, तो उस हिसाब से अपना क्लिंकर सारा का सारा प्रोडक्शन हो गया। और क्लिंकर के अंदर क्या क्या लगता है वो सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। अपना ट्रायल बैलेंस है, तो ये अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर अपना सारा का सारा डिटेल आ गया। अब अपना क्लिंकर भी प्रोडक्शन हो गया, सीमेंट भी प्रोडक्शन हो गया, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उनकी सारी एंट्री भी हो गई है। खर्चे कौन कौन से लगते हैं, मोस्टली खर्चे भी इसमें आ गए हैं। तो अब इन फ्यूचर में जब इसका नेक्स्ट अकाउंटिंग करेंगे अपन को अब सेलिंग की एंट्री करनी पड़ेगी। अपन ने क्लिंकर सेल्स भी कर दिया है और क्लिंकर अब अपन सेल्फ यूज भी कर रहे हैं, तो दोनों को अपन को करना पड़ेगा। और इसकी रेट भी हम स्टैंडर्ड रेट फिक्स करेंगे। और सीमेंट अपन सेल करेंगे तो सेल्स की एंट्री भी मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा। ये सारा होने के बाद में अब मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा। मेरे पास प्रॉपर डाटा आ गया है इसका, तो अब मैं आपको रिपोर्टिंग पर्पज के हिसाब से कैसे किया जाता वो चीज आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास कुछ कस्टमाइज टीडीएल है जिनके थ्रू हम बेटर रिपोर्टिंग देख सकते हैं। टैली को कस्टमाइज करके उनकी सारी रिपोर्ट्स अपने पास आ सकती है। और उन फाइलों का हम लोग कैसे यूज करेंगे मैं वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फर्स्ट चैप्टर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने अकाउंटिंग करके दिखाया है। अगर आप लोगों की नजर में आप किसी बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट के अंदर वो बता सकते हो हम लोग वो कैसे करें।
तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, जो आप लोगों को समझाने में आसानी होगा। मेरे को अगर उसका नॉलेज होगा तो मैं आपको क्लियर मेरी साइड से बता दूंगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको स्टडी करके उस बिजनेस के बारे में, उसके प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कैसे की जाती है मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे जैसे आप लोगों के सुझाव आएंगे, आपकी क्वेरीज आएंगी, तो उस हिसाब से मैं उसको सोल्व करते जाऊंगा, तो अपना अकाउंटिंग और भी अच्छा होते जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप मेरे से ज्यादा लोग जुड़े और इस चैप्टर को देखिए, इसको समझिए। अगर इसमें कोई त्रुटि, कोई गलती होती है तो मेरे को उससे फेस करवाइए, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। इससे अपन को बेनिफिट ही है, लॉस कुछ नहीं है। मैं अपना फर्स्ट प्रयास कर रहा हूं, मेरे नया चैनल है, नए वीडियोज आ रहे हैं, मैं अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं भी पॉसिबिलिटी है इसमें, मेरी भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग मिस्टेक अगर पकड़ पाते हो तो मेरे लिए और अच्छा है, मैं उसको और ज्यादा इंप्रूव करते जाऊंगा। तो ये टैली के अंदर अपन ने जो आज सीखा है, वो मेन मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कोई इतना बड़ा हार्ड अकाउंटिंग नहीं जो हम लोगों को दिक्कत आए, ये एकदम सिंपल वे में अकाउंटिंग होता है और कैसे होता है मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है। जैसे आप मेरी अभी ये स्टॉक रिपोर्ट देख पा रहे हैं, स्टॉक रिपोर्ट के अंदर क्या होगा भाई, हम लोगों ने सबसे पहले बॉक्साइट परचेज किया था, उसका कंजप्शन कर दिया और उसका क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन होके आ रहा है। इसी हिसाब से हम लोगों ने आयरन ओर परचेज किया था, उसका आयरन ओर का भी पूरा डिटेल इसमें भाई कितना कंजप्शन हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो सारी चीज दिखा रहा है। लाइम स्टोन हो गया, रेड क्ले हो गया, बैग्स हो गए, सीमेंट हो गया, सीमेंट बैग्स हो गए, क्रश लाइम स्टोन हो गया, डीजल भी कंजप्शन अपना होगा। डीजल एक्चुअली क्या होता है ना, एक किलन बोल के प्लांट होता है जिसके अंदर फायरिंग के अंदर यूज करते हैं हम मोस्टली डीजल और कोयले को। इसमें कोयले की एंट्री छुटी हुई है, तो मैं आपको वो भी समझाने का प्रयास करूंगा। अब इन फ्यूचर में मैं आपको वो चीज भी समझाऊंगा, अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, एलसी के थ्रू माल आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, टेलेक्स ट्रांसफर जिसको टीटी बोलते हैं, अगर उसके थ्रू माल आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाऊंगा। अभी इजी वे में चल रहे हैं हम लोग, सिंपल वे में हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं इसको आपको और डीपली समझाने का प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिंपल हम लोग ऐसा नहीं सिर्फ नेपाल से ही रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, हम वर्ल्ड वाइड रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं। जैसे कोयला है तो साउथ अफ्रीका से भी कोयला आता है और इंडिया से भी हम लोग मंगाते हैं। तो जो इंडिया से सामान आता है उसकी ड्यूटीज वगैरह कैसे किस एचएस कोड के अंदर आती है वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। और साउथ अफ्रीका से जो कोयला आता है वो कैसे आता है, अगर अपना कोई सीमेंट प्लांट का पार्ट्स मंगवाते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से मंगवाते हैं, तो मोस्टली आपको पता है चाइना से टीटी के बगैर माल नहीं आता है। तो टीटी क्या होती है, टेलेक्स ट्रांसफर क्या होता है, वो चीज भी समझाऊंगा। और उसके बाद में आपको जो बैंक का टीआर होता है जो एलसी के अगेंस्ट में खुलता है, एलसी कैसे खोली जाती है वो सारी प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा। और एलसी खोलने के बाद में एलसी के अगेंस्ट में जो टीआर बुक किए जाते हैं वो सारी प्रोसेस भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तब। अभी मैं आपको सिंपल वे के अंदर नॉर्मल नेपाल के अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो मैं आपको समझा दी है। अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसकी जो बिल होगा, एक्चुअली इंपोर्ट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, हम लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो सारा मैं देखते जाऊंगा, तो उससे आसानी हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स अभी क्या है कि स्टार्टिंग फेज के अंदर हम लोग आराम से ये धीरे धीरे समझने के चक्कर में मैं ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि एकदम से अगर मैं इसको हार्ड लेवल पे लेके जाऊंगा मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ मेरे नए स्टूडेंट भी है जो ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, उन लोगों को टेली प्रोफेशनल सीखने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी ये मैं वीडियो बनाया हूं। तो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी जैसे अकाउंटिंग होता है, ये मान के चलिए इसका नेचर डिफरेंट हो सकता है दूसरे बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, लेकिन होगा क्या, इसमें आपका जो दूसरा बिजनेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यही रहता है मोस्टली बिजनेस का। हम लोगों को बीओएम सेट करना पड़ता है रॉ मटेरियल के हिसाब से। कोई भी आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा तो मान के चलिए उससे रिलेटेड अपन को रॉ मटेरियल्स वगैरह तो परचेज करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का यही कंसेप्ट रहता है कि पहले रॉ मटेरियल परचेज करो, उससे रिलेटेड सप्लीमेंट मटेरियल्स है वो सारे परचेज करो, उसके बाद उसको कंजप्शन किस रेशियो में करना है वो रेशियो सेट किया जाता है, एक डेडिकेटेड फॉर्मूला बनाया जाता है, उस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर वही चीज होती है। और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन को जो जो खर्चा लगता है वो सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होके उसकी फाइनल हम लोग एक रेट सेट करते हैं, जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, और एक होती है सेलिंग कॉस्ट।
प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते टाइम में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारी उसी कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। और इसके बाद आपकी सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, जिसके अंदर अपना फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर अपना जो मार्केटिंग के खर्चे हो गए, सेल्स टीम की सैलरी वगैरह हो गई, ऑफिस एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह हो गई, वो सारे खर्चे जुड़ने के बाद में जो हम लोग रेट सेट करते हैं, जो अपनी मार्केट की सेल प्राइस होती है। तो इसमें दो प्रकार के प्रॉफिट भी आता है, एक आता है अपना प्रॉफिट ऑन सेल्स और एक आता है प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन। वो चीज भी देखना पड़ता है। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना आया, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी मैं तरीका आपको समझाऊंगा। और एक सिंपल भाषा के अंदर मैं इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको साथ ही साथ में समझाते जाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी भाई कैसे की जाती है। तो इस हिसाब से होगा क्या, अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अकाउंटिंग कैसे की जाती है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। मेन में होती है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के हिसाब से मैंने आपको सारा समझाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अपना ये सीरीज का ये मेन बड़ा टॉपिक था जो क्लियर हो गया है। अब इसके आगे मैं अपनी जो भी इससे रिलेटेड अपन रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स में आपको कैसे देखी जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेरे पास जो अपने टीडीएल्स फाइल है उनको मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा उसका यूज कैसे किया जाता है अपनी प्रोफेशनल अकाउंटिंग के अंदर। और वो फाइल्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हो सकता है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं अथवा मैं मेरा गूगल ड्राइव का लिंक दे दूं, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी फाइल्स मिल जाए। क्योंकि मेरा मोटिव यही है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहता हूं। जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। तो इससे आपको भी बेनिफिट है और मेरे को भी बेनिफिट है। इसीलिए क्या है कि एक बार प्लीज आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और भी इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच।